लगातार मुद्दों को लेकर के बात हो रही थी, मुद्दों की चर्चाएँ चल रही थी। एक तरफ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार की जैसी बातें कर रही थी। दूसरी तरफ अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी। खुद प्रधानमंत्री सदन के अंदर जाकर के कह देते हैं कि भई 370 सीटें भाजपा जीत रही है और 30 सीटें, जो 38 सीटों का अलायंस है, वो भाजपा के अलावा बाकी के 38 जो दल हैं, वो कुल मिला के 30 सीटें जीत रहे हैं। ऑन एन एवरेज 1 सीट भी एक पार्टी नहीं जीत रही है। खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन अचानक से बात जो है वो पूरी तरीके से डीरेल हो जाती है। जहां विपक्ष के तमाम दल जो है वो एक के बाद एक अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए देखे जाते हैं। वो नौकरियों की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी अपने ही बताए हुए 4 वर्ग जो बताते हैं वो कि 4 ही जातियां हैं देश में। उनको भी उनके लिए क्या कुछ होने जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ नया करने जा रही है भाजपा, ये सारे नेता एक साथ बताना छोड़ देते हैं। जो बात प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं उसी तरीके से बाकी सारे नेता भी उन्हीं की कॉपी करने लग जाते हैं। एक ही भाषण का रिपीटेशन होने लग जाता है, बार बार एक ही तरीके की बातें सामने आने लग जाती हैं। तो ये परिस्थितियां जो हैं उसने इस चुनाव को कुछ ऐसा बना दिया था जिसके लिए बार बार ये होने लग गया था, बार बार ये कहा जा रहा था, तमाम विश्लेषक जो कह रहे थे कि चुनाव इस बार जो है वो उठ ही नहीं पाया, ये चुनाव उठ ही नहीं पाया। तो इस स्थिति में ये चुनाव हो रहा है, 2 चरण हो चुके हैं। आवेश सर, 2 सवाल। एक हमारे दर्शक हैं रियांशु जी, वो आपसे छत्तीसगढ़ की स्थिति को समझना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सीटों का जो है वो क्या कुछ हाल है। और दूसरा ये जो हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज का में जो ये गिरावट हुई है, उसको कैसे उसका आकलन किया जाए? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ये गिरावट है, या फिर जो अंडर करंट की बात हो रही है, जो अंडर करंट की चर्चा हो रही है, उस अंडर करंट की वजह से ये गिरावट देखी जा रही है? पहले तो वोटिंग के कम परसेंटेज की बात कर लें। मेरी आवाज साफ आ रही होगी, उम्मीद है जी, जी। आप लोगों तक। जी। मैं फिलहाल बिहार में हूँ और बिहार में पिछले लगातार हफ्ते 10 दिन से घूम रहा हूँ। जो तापमान है उस तापमान में सवेरे 8 बजे निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर मुझे गाड़ी ना हो तो मैं खुद भी, मेरे जैसा धूप में चलने वाला व्यक्ति भी, धूप छांव की परवाह न करने वाला व्यक्ति भी बेहाल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है उसमें ये ऐसे वक्त में चुनाव कराना अपने आप में बड़ा मुश्किल, बड़ा दुष्कर काम है। और कम से कम ऐसा वातावरण होना है कि जनता इजिली जा करके मतदान कर सके। अब जो चुनाव आयोग जुम्मे के दिन मतदान करा रहा हो, जब एक देश की 20% आबादी, वो जो उसके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी है कि वो नमाज पढ़ने जाए कि वोटिंग करने जाए, तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक बात और भी हुई है जो साफ साफ ग्राउंड पे दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात राम प्रकाश जी बताने जा रहा हूं कि यह चुनाव जो है, जो मोदी की आभा थी, जो मोदी मय हुआ करता था 2019-2014 का चुनाव, यह चुनाव मोदी मय नहीं। और मोदी मय नहीं है तो क्या है? क्या ये इंडिया मय है? क्या हुआ है? तो दरअसल हकीकत यह है कि यह चुनाव जैसे जैसे समय बीत रहा है वह स्थानीय होता जा रहा है। मोदी की अनुपस्थिति, उसके बाद कैंडिडेट का व्यक्तित्व, किसी भी पार्टी का, उनके बीच टकराव हो रहा है और वह साफ दिख रहा है। मैं कल पूर्णिया में था, मुझसे मैंने बात की, मैंने पिछले 4-5 दिन में हजारों लोगों से बात की है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तबकों के लोगों से। मैं पूछ रहा था सबसे कि यार एक चीज बताओ, तुम लोग तो हर बार वोट करते आए हो, जनता दल यू को जिताया जब बीजेपी के साथ थी, बीजेपी को मतदान करते रहे, क्या वजह है? तो लोगों ने, हमने पूछा कि जाति धर्म के आधार पे वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। सबका, एक आदमी का नहीं, सबका साफ कहना था कि भैया ऐसा है कि अब जाति धर्म को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, यहाँ पर जाति धर्म के आधार पे वोट नहीं पड़ा है इस कंस्टिट्यूएंसी में। यही हाल और भी कटिहार और तमाम जगहों पे दिखाई दिया। दूसरी बात, युवा जो था, वह युवा जो कि भारी मात्रा में मतदान करता है, अब समझ गया है कि रोजगार की जरूरत मुझे है और एम्प्लॉयमेंट कम से कम मोदी जी नहीं देने जा रहे।
अरे भैया तुम मंगलसूत्र की बात कर रहे हो तो तुम मजदूरी की बात थोड़ी ना कर रहे हो। तो लोगों के आंख के सामने जो पर्दा था वो हट रहा है। सोशल मीडिया पर आप लोग सब देख रहे हैं। एक चीज और भी गौर करिएगा कि जो मोदी समर्थक थे उनकी बात, उनका व्यवहार, वह जिस तरह से हिंदुओं को ललकार रहे हैं कि धिक्कार है, आप लोग एक वोट नहीं करने जा सकते, ये नहीं करने। और एक चीज और भी हुई है रामकृपाल जी कि जो सवर्ण मतदाता था, जो कट्टर मतदाता था मोदी, वह इस बार घर से निकलने में गुरेज किया है। उसे जब ये समझ में आ गया कि मामला जो है गड़बड़ हो रहा है, तो उसने घर पर बैठना ठीक समझा। कहा कि भैया ये देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बोले थे 75 पार, अब की बार उस ओवर कॉन्फिडेंस में भूपेश बघेल की पराजय हो गई। यहाँ पर ही 400 पार बोले। इनका मतदाता शुरुआत में सोच लिया, इनका कैडर सोच लिया कि 400 पार तो हो ही रहा है, हमारे वोट डालने न डालने से क्या फर्क पड़ता है। वो भी नहीं गया बूथ तक। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत अंतर्घात, भीतरघात, डिवीजन, अलग अलग अवसरों में कांग्रेस के बारे में एक बात कहता हूं कि वह उस बूढ़े पिता की तरह है जो इसकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जिसके बच्चे चाहते हैं कि अब वसीयतनामा लिख दे और संपत्ति हमारे हाथ में, सब लोग लूटने खसोटने में लगा है। और जबकि पिता सोच रहा है कि भैया तबीयत ठीक हो जाए, एक बार मैं खड़ा हो जाऊं, फिर से घर गृहस्थी संभाल लूं। तो कांग्रेस का ये हाल है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो पराजय होती है ना, पराजय जो है वो दूरियां बढ़ाती है। जब घर का मुखिया जो है ये स्थिति हो जाती है कि उसका रोजगार छिन जाता है, तो उसके बच्चे भी आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं, तमाम तरह की अराजकता आ जाती है दरिद्रता के साथ साथ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो अलग दिशा में है। मुख्यमंत्री का जो अपना वो है वो अलग दिशा में है। कल का जो मतदान हुआ, महत्वपूर्ण मतदान था, उसमें एक सीट पर जीतती मुझे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। वो खुद मुख्यमंत्री की सीट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है। और मुझे लगता है कि ये स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन संसाधनों के अभाव में सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अब मुझे मुश्किल लगता है कि छत्तीसगढ़ में 3 से 4 सीट आ जाए, वही एक उपलब्धि होगी बड़ी, और 4 सीट तक आ जानी चाहिए। उसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता।